जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में, और इसमें हम लोग मुख्य रूप से इंटरनल श्वसन के बारे में जानेंगे कि आंतरिक श्वसन क्या होता है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, जिसको ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के। हम लोग श्वसन के रूप में सबसे पहले आपको हम बताए थे कि श्वसन अंग कौन कौन सा होता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किससे किससे श्वास लेते हैं। जैसे आप बताइए, मछली किससे सांस लेगी? गलफड़ से। किससे? गलफड़ से। उसी को गिल्स बोला जाता है, कई जगह कोलोम भी बोला जाता है। तो मछली गिल्स से सांस लेगी, गिल्स से यानी गलफड़ से सांस लेगी। उसके गलफड़ में क्या पाया जाता है? उसके जो मछली होती है उसके दोनों तरफ क्या पाया जाता है? गलफड़ पाया जाता है। आप लोग मछली का वो कटवाए हैं? अरे उसका वीडियो हम बनाए थे, पता नहीं है कि डिलीट हो गया। मछली काट रहा था ना मछली काट रहा था तो उसका हम वीडियो बनाए थे। उसका जो गलफड़ होता है, गलफड़ में कई को क्या होता है? परत होता है। क्या होता है? परत होता है। ठीक है, तो मछली के दोनों तरफ क्या होता है? गलफड़ होता है। और उसमें कई को देखिएगा पार्ट बाई पार्ट होता है। आप लोग के घर में मछली आता होगा तो आप लोग बनाते होंगे, तो कितना बड़ा उसको नोच के क्या करता है? फेंक देता है। और कितना बड़ा उसी में मसाला वसाला बांध के डिंग देता है। बढ़िया नहीं लगता है खाने वाला नहीं होता है। हाँ, रेड कलर का होता है। समझ में आया? हाँ, तो जिस तरह से देखिए, हम लोग का जो नसा छिद्र होता है, नसा का पार्ट होता है, फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स में देखिए भोजन भी जाता है और श्वास भी जाता है। समझ में? उसी प्रकार जो मछली का जो गलफड़ होता है वो एक तरफ बाहर खुलता है, यानी कि जल के तरफ। अरे हवा की तरफ तो खुलेगा नहीं, हवा से सांसें नहीं ले पाएगी। उसके गलफड़ किससे सांस लेगा? जब भी उसका काम करेगा तो किस में काम करेगा? पानी में। हम लोग का फेफड़ा जब भी काम करेगा तो कहाँ काम करेगा? हवा में। तो फेफड़ा का मैकेनिज्म होता है वो हवा में कार्य करेगा, और जो मछली का गिल्स होता है गलफड़, वो किस में काम करेगा? पानी में काम करेगा। तो मछली किस में सांस लेती है? पानी में। तो पानी में उसका जो मैकेनिज्म होता है, जो उसका जो गिल्स होता है गलफड़, वो एक तरफ किधर खुलता है? ग्रसनी, यानी कि जो फायरिंग्स होता है। क्या होता है? फायरिंग्स। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स होता है। मछली के पास वॉइस बॉक्स नहीं होता है। मछली का कोई आवाज सुना है? बताओ कोई कैसे बोलती है मछली? और कैसे बोलती है नहीं पता है। समझ में? उसका फायरिंग्स यानी कि जहाँ पे वो कहाँ जाता है? भोजन भी जाता होगा और श्वास भी जाता होगा। समझ में आया? तो जिस तरह से हम लोग श्वास लिए थे तो एक जगह ऐसा आया था फायरिंग्स जहाँ पे भोजन भी जाता था और श्वास भी जाता था। और उस फायरिंग से आगे जाएगा तो आगे देखिए हवा की तरफ हम लोग का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? नाक। उसी प्रकार जो गलफड़ होता है मछली का, वो एक तरफ किसमें खुलता है? फायरिंग्स की तरफ, और दूसरे तरफ हवा की तरफ। और जो उसका फायरिंग्स होता है, जो मतलब फायरिंग्स जहाँ पे भोजन भी जाता है और श्वास भी जाता है। समझ में आया? यानी कि जो पानी जो होता है, पानी पहले वो गलफड़ से क्या करती है? छान लेती है और कहाँ भेज देती है? फायरिंग्स की तरफ भेज देती है। ठीक है, और फायरिंग्स के बाद वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी क्या आती हैं? केशिकाएं आती हैं। जिस प्रकार हमारे फेफड़ा में जो कैपिलरी होता है, छोटा छोटा कैपिलरी वायु कोष्ठक होता है, वायु कोष्ठक के ऊपर क्या होता है? कैपिलरी, यानी छोटा छोटा पतली पतली क्या होती है? नसें आई होती हैं, और वहाँ से ब्लड आती है और ऑक्सीजन को लेकर चल जाती है। उसी प्रकार उसके गलफड़ में भी छोटा छोटा क्या होता है? नस होता है। वो जब पानी से जब क्या अलग करती है? ऑक्सीजन, तो छोटा छोटा कैपिलरी होता है, वो लेकर कहाँ चल जाता है? उसके शरीर में चल जाता है। और उसके शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो लेकर आया रहता है वो फिर उस गलफड़ को दे देता है, और गलफड़ उसके शरीर से कहाँ चल लेता है? बाहर ठेल देता है। कोई दिक्कत है? तो ये पूरा मछली का श्वसन प्रक्रिया हो गया। मेढक को बता दें कि मेढक फेफड़ा से सांस लेता है कब? जब वो युवा अवस्था में होता है। जब वो टेडपोल होता है, बेंग मछली जब मछली के रूप में होता है टेडपोल, तो उसका कैसे सांस लेगा? अरे गलफड़ से वो भी सांस लेता है क्योंकि मछली के रूप में होता है। समझ में आया? तो मुख मतलब गलफड़ से सांस लेगा। समझ में आया? और वहीं अगर वो अंदर चल जाएगा, निष्क्रिय अवस्था में चल जाएगा, जमीन के अंदर चल जाएगा, तो किससे सांस लेगा? स्किन यानी त्वचा से सांस लेगा। कीट वगैरह ट्रैकिया यानी कि श्वास नली से सांस लेते हैं। तो कीट वगैरह किससे सांस लेते हैं? टिड्डा। टिड्डा देखे है ना? टिड्डा एक बेर आता है तो पूरा गाँव में देहात मतलब खेत वगैरह में बहुत ज्यादा टिड्डा का पहला अटैक होता था। कोरोना वायरस में आया था टिड्डा, पूरा पूरा खेते खत्म कर देता था खा के। समझ में आया? कीड़ा, टिड्डा, सुग्गा जिसको हम लोग उड़ाते हैं, उसका बहुत ज्यादा ऊपर का चमड़िया बहुत कठोर होता है, कोई तोड़ देता है उसको पकड़ के। बखोड़ता है उससे बहुत तेज वो सब। हाँ, वो सब भी किससे सांस लेता है? ट्रैकिया से। किससे? ट्रैकिया से। हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। तो बोलेगा स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? तो स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं, उसे क्या कहेंगे? स्तनधारी। तो किससे मतलब किससे सांस लेंगे? फेफड़ा से। किससे सांस लेंगे? फेफड़ा से। तो हम लोग लेते हैं नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली। समझ में आया? और एल्वियोली में फाइनली ऑक्सीजन जाकर क्या रहता है? जमा रहता है, और वहां पे आता है कौन? ब्लड। कौन आएगा? ब्लड। वहां से ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का फेफड़ा में कोई काम है नहीं। उसका काम कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, यानी कोशिका के पास उसका क्या है? काम है। किसके पास? कोशिका के पास। अगर कोशिका में क्या होता है? श्वसन। मेन श्वसन कहाँ पे होगा? कोशिका में। कहाँ पे? कोशिका में। उस ऑक्सीजन का क्या फेफड़ा में कोई काम है? नहीं। उस ऑक्सीजन का कहाँ तक पहुंचाना है? कोशिका तक। और एड़ी से चुटी तक हम लोग कहाँ से किससे बने हुए हैं? कोशिका से। तो ऑक्सीजन को फाइनली कहाँ पहुंचाएंगे? कोशिका में। कोशिका में पहुंचाएगा कौन? ब्लड। अब ब्लड में भी कौन? तो ब्लड के कई कंपोनेंट्स होते हैं।
समझ में आया। WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, समझ में आया। तो उसमें जो RBC होता है जिसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है, क्या बोलता है, रेड ब्लड सेल्स, पेड़ा के आकार का होगा, चपटा चपटा पेड़ा के आकार का होगा। अभी आपको हम फोटो उसका दिखाएंगे, ठीक है। वो आता है किसके पास, उसके अंदर पाया जाता है कौन सा, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और लेकर ब्लड से कहता है चलो ठकेलो हमको। तो ब्लड उसको क्या करता है, ठेलता है, और ठेलता है तो पूरे शरीर में क्या कर देता है, फैला देता है। समझ में आया। तो RBC आया कहाँ से, उसको पंप किया गया किसके माध्यम से, हार्ट के माध्यम से, हृदय के माध्यम से। किसके माध्यम से, हृदय के माध्यम से। हृदय का काम है एक बार में 72 बार धड़कना और ब्लड को पंप कर कर क्या करना, पूरे शरीर में फैलाना। तो ब्लड जो जाता है सबसे पहले कहाँ जाएगा, हार्ट में। तो हार्ट में ब्लड जाता है तो हार्ट ब्लड को किसके पास भेज देता है, फेफड़ा के पास। तो फेफड़ा उस ब्लड को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। कहेगा ब्लड को शुद्धिकरण करने का कार्य किसका है, तो फेफड़ा का। किसका, फेफड़ा का। शुद्धिकरण मतलब क्या होता है, ब्लड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। एक होता है शुद्ध खून, एक होता है अशुद्ध खून। ब्लड मतलब खून होता है, रुधिर कहिए, खून कहिए, लहू कहिए। समझ में आया, नहीं देखते हैं गाना का तो सब लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। समझ में आया, अजीब अजीब डेमो देता है सब। फेफड़ा के पास क्या आया, ब्लड। अब ब्लड में जो होता है RBC, कौन होता है, RBC उसको कहाँ पे लेके जाएगा, कोशिका तक। किसके पास जाएगा, कोशिका तक। समझ में आया। और कोशिका जैसे देखेगा कि क्या आ गया, RBC में हीमोग्लोबिन किसको लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। तो ऑक्सीजन को लेकर जैसे यहाँ पे आएगा वो कोशिका के पास। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज को क्या कर देना, तोड़ देना। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ देना। लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ देना। अब पूरा बायोलॉजिकल भाषा में होता है विखंडन। क्या होगा, विखंडन। विखंडन का मतलब होता है कई भाग में क्या हो जाना, बट जाना। तो जब देखेगा कि ब्लड लेकर आ रहा है कौन, RBC में हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जैसे देखेगा कि क्या आ रहा है, ब्लड लेकर आ रहा है, तो कोशिका द्रव क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाएगा, नहीं, पहले कोशिका द्रव में जाएगा। और कोशिका द्रव के बाद से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेकर कौन सा साइकिल, क्रैब्स साइकिल। और क्रैब्स साइकिल से कितना ATP, 38 ATP। और 38 ATP से ग्लूकोज बनाएगा। और उस ग्लूकोज का जब विखंडन होगा तो हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। कोई दिक्कत है। तो जो हम लोग भोजन करते हैं तो पच कर लास्ट में वो क्या बनता है, ग्लूकोज। लेकिन क्या उस ग्लूकोज को हम लोग एनर्जी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जैसे आप लोग रोटी पकाकर किससे खाते हैं, आटा से। अब आटा को सूखले फाँकिए, पचेगा, जो बढ़िया से तबीयत खराब कर देगा। लेकिन आटा वही है, उसको पहले पानी से क्या कर दिए, सान दिए, और फिर तावा पर रख के उसका पानी क्या कर दिए, उड़ा दिए। तो पानी से समझो कि ये पानी को उड़ाइए दिए, अब खा रहे हैं तो पच जा रहा है। और खाली सूखले आटा फाँक रहे तो नहीं पच रहा है। मतलब सबका ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस के दौरान जाइएगा तो आपको आटा से आप रोटी बनाकर खाइएगा तो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आपके लिए क्या बनेगा, आपका मतलब पोषण का काम करेगा। लेकिन वहीं सूखले आटा फाँक रहे हैं तब क्या होगा, बढ़िया से आपका पूरा जतरा बना देगा। आपका पेट कहेगा कि अब हम पेट नहीं रहेंगे, यहाँ से निकल के जा रहे हैं, हम दूसरा जगह जा रहे हैं। समझ में आया, पूरा मुँह पेट चलना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो ग्लूकोज हम लोग खाना खाए हैं पच गया है, ग्लूकोज क्या हो गया है, पच गया है। क्या वो ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी देगा, नहीं देगा। उस एनर्जी को ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा, तोड़ेगा। और तोड़ेगा तो क्या टूटेगा, वो टूटेगा। और टूटेगा तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। ATP के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ATP के, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, आपको साइंस के भाषा में बताए हैं। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, अब पॉली का मतलब बहुत ज्यादा। समझ आया। तो क्या बनेगा, एड्रीनोसिन। हम लोग के शरीर में पहले से डाई फॉस्फेट रहता है। डाई मतलब 2 गो फॉस्फेट पहले से रहता है, लेकिन जब टूटता है तो ट्राई फॉस्फेट हो जाता है, यानी 3 गो फॉस्फेट हो जाता है। कितना फॉस्फेट, 3 गो। तो ट्राई मतलब क्या होता है, 3। तो एड्रीनोसिन ट्राई फॉस्फेट यानी कि 3 गो फॉस्फेट होगा। कितना फॉस्फेट होगा, 3 गो। तो ATP के फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो क्या जो हम खाना खाए हैं उस ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिला है, नहीं मिला है। लेकिन जब हम श्वसन लिए हैं तो ग्लूकोजवा वहीं, जब उसको तोड़ दिया गया है श्वसन के माध्यम से तो हमको क्या मिला है, ऊर्जा मिला है। समझ में आया। मतलब आटा वहीं, उसको रोटी पका दिए हैं तो हमारे लिए क्या है, खा लिए। अब वहीं सूखले आटा फाँके तो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया। समझ में आया। तो जो हम लोग भोजन खाते हैं वो पच कर क्या बनता है, ग्लूकोज। आपको पाचन तंत्र में पढ़ा चुके हैं। और बिलाई के माध्यम से ब्लड में क्या कर जाता है, मिला दिया जाता है। समझ में आया। और ब्लड में मिलाने के बाद से कहाँ भेज दिया जाता है, पूरे शरीर में। कोशिका के पास क्या भेज दिया गया, ग्लूकोज। लेकिन उस ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलेगा नहीं, जब तक उस ग्लूकोज को तोड़ा नहीं जाएगा। समझ में आया, तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन को लेकर कौन आता है, RBC। तो RBC जब ऑक्सीजन को लेकर आता है तो एक होता है ऑक्सीश्वसन और एक होता है अनऑक्सीश्वसन।
तो जो जीव द्रव्य होता है क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन के किसके में, अनुपस्थिति में, वहां पे क्या करने लगता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कैसी प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस। अब जीव द्रव्य में 4 गो एटीपी रहता है, कितना एटीपी, 4 एटीपी। कितना एटीपी रहता है, 4 एटीपी। 4 एटीपी में से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी क्या होता है, भाग लेता है, और 2 गो एटीपी क्या हो जाता है, बच जाता है। यानी कि टोटल कितना एटीपी है, 4 एटीपी। 4 एटीपी में से ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज की तोड़, जो हम लोग खाए ना खाए हैं, उस ग्लूकोज को तोड़ने का प्रक्रिया में कितने, 2, कितना एटीपी, 2 एटीपी। तो 2 गो एटीपी मिलके एक गो ग्लूकोज को क्या कर देता है, तोड़ देता है। और जब टूटता है तो वो पायरुविक एसिड में टूटता है। किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड में। यानी कि 4 गो एटीपी था, 2 को मिलकर ग्लूकोज को क्या किया, तोड़ा। और कितना पायरुविक एसिड, 2 गो पायरुविक एसिड में। यानी कि एक गो ग्लूकोज कितना पायरुविक एसिड में टूटता है, 2 गो पायरुविक एसिड में। कितना पायरुविक एसिड, 2 गो पायरुविक एसिड। कोई दिक्कत है, तो 2 गो पायरुविक एसिड में क्या हो गया, ग्लूकोज टूट गया। और 4 गो मिलकर क्या किया था, 4 गो है लेकिन 2 को मिलकर तोड़ा है। अब 2 गो का क्या हो गया, हम लोग को फायदा हो गया। जैसे आप लोग बाजार में जाइएगा आलू खरीदने के लिए, अब बचपन में देखिएगा आप लोग आलू खरीदने का पैसा मिलता होगा, तो आप लोग जाते होंगे, पता चला कि 12 रुपया मिला है, 10 रुपया किलो आलू है, तो 1 किलो आलू लेते हैं, 2 रुपया का क्या हो गया, फायदा हो गया। बचपन में तो सब पॉकेट मनी होता था, 2 रुपया देते ही नहीं लोग, हमारे पॉकेट में रहेगा, वो हमारा हो गया, समझाया। कबो कबो देखिएगा 10 रुपया मिलता था, 200 रुपया किलो आलू लिया था, 3 पाव लेकर आते थे लोग, हमारा पॉकेट मनी काटेगा। समझ आया। तो क्या हो जाता था, फायदा हो जाता था। तो उसी प्रकार 4 को एटीपी मिलकर क्या करना था, उसको तोड़ना था, लेकिन 2 को मिलकर ग्लूकोज को क्या कर दिया, 2 भाग में तोड़ दिया। 2 को पायरुविक एसिड में क्या हो गया, टूट गया। समझ में आया। 2 को का हम लोग को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो अनऑक्सी श्वसन, यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ा है नहीं, तो इसे कहेंगे अनऑक्सी श्वसन। यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो अनऑक्सी श्वसन क्या होता है कि जीव द्रव्य में होने वाला ऐसा श्वसन जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, अनऑक्सी श्वसन। कोई दिक्कत है। तो अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज कितने भाग में टूट गया, 2 भाग में। 2 भाग में कौन कौन, पायरुविक एसिड, 1 गो पायरुविक एसिड प्लस 1 गो पायरुविक एसिड, यानी 2 गो पायरुविक एसिड में क्या हो गया, टूट गया। अब ग्लूकोज टूटा है तो 1 पायरुविक एसिड में 18 गो एटीपी। कितना एटीपी, 18 गो एटीपी। तो 2 गो पायरुविक एसिड में टूटा है, मतलब कितना एटीपी, 36 एटीपी। कितना एटीपी, 36 एटीपी। अच्छा एक बात बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल कब चलाएगा, जब उसके पास कितना एटीपी होगा, 38 एटीपी। अब मिला अभी हमको कितना है, 36 एटीपी। तो 36 एटीपी है, तो 2 गो एटीपी कहाँ से आएगा बताइए तो। इधर 4 गो में से को टूटा था, 2 गो। 2 गो जब उबर गया था, ये 2 गो कहाँ जुड़ जाएगा, इन लोगों के साथ जुड़ जाएगा। तो 2 गो पायरुविक एसिड, यानी 1 गो पायरुविक एसिड में 18 गो, दूसरा का पायरुविक एसिड में 18 गो, और 2 गो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 38 पायरुविक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया कोढ़िया होता है, वो कुछ नहीं करता है, केवल बस ऑक्सीजन लेके आई, जो 38 एटीपी जो आपके टूट के सामने आया है, 36 गो प्लस 2 गो, उसको लेकर क्रैब साइकिल बना चलाएगा, और क्रैब साइकिल के दौरान क्या मिल जाएगा हमको, ऊर्जा मिल जाएगा। तो बताइए ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको है, जीव द्रव्य को कि माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन हुआ है, ऑक्सी श्वसन, यानी वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसे कहा जाएगा वायवीय श्वसन, यानी वायु की उपस्थिति में जो श्वसन हुआ है वायवीय श्वसन। और जीव द्रव्य में जो श्वसन हुआ है वायु के अनुपस्थिति में हुआ है, इसे कहेंगे अवायवीय श्वसन। क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन। कोई दिक्कत है। तो जो प्रोसेस अभी तक आपको हम बताए हैं कि फेफड़ा से ब्लड आया, ब्लड कोशिका के पास पहुंचाया, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हुई, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या हुआ, ग्लूकोज 2 भागों में टूटा, 2 को क्या हुआ, पायरुविक एसिड, 1 गो पायरुविक एसिड में 18 एटीपी, तो 2 गो में 36 एटीपी, और 4 एटीपी मिलकर उसको तोड़ा है, तो 2 गो एटीपी में टूटा है, 2 गो एटीपी बच गया है, तो टोटल मिलाकर 38 एटीपी आई। 38 एटीपी को ग्लूकोज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया लेकर क्या करता है, क्रैब साइकिल, और उस क्रैब साइकिल से हमको क्या मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इस सब को हम जहाँ तक अभी किए हैं, अब इसमें अब देखिए क्या क्या होता है। हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में खाना रखे हुए कि नहीं रखे हुए हैं, रखे हुए हैं। जब इस ग्लूकोज को तोड़ा गया है, क्या किया गया है, तोड़ा गया है, तो इसमें से निकला है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहेंगे, पानी को H2O कहेंगे, और एटीपी को एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब हम लोग को ऊर्जा किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। तो बताइए हम लोग के अंदर गया क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ दिया, और तोड़ा तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो पानी तो हमारे शरीर के अंदर जरूरत है तो रख लेगा, नहीं तो पेशाब के माध्यम से कहाँ निकाल देगा, शरीर से बाहर ही फेंक देगा। कोई दिक्कत है। तो शरीर को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो रख लेता है, नहीं तो अवशिष्ट पदार्थ के माध्यम में क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, उत्सर्जन कर देता है, यानी शरीर से बाहर। या गर्मी के दिन में देखिए, गर्मी के दिन में पसीना बहुत ज्यादा आता है,
समझ में आया? क्योंकि शरीर के अंदर जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पसीना के माध्यम से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन ठंडी के दिन में पसीना तो आएगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, क्योंकि उसको शरीर से बाहर क्या करना है, निकालना है। जितना भी शरीर के अंदर कचरा है, जो पानी वगैरह शरीर के अंदर बाहर हो जाएगा तो शरीर से बाहर निकालना है। तो ठंडी के दिन में पेशाब बहुत ज़्यादा कराएगा, यानी कि शरीर से पानी क्या करेगा, बाहर निकलवाएगा। और गर्मी के दिन में पसीना हो जाएगा तो पेशाब कम लगेगा। कोई दिक्कत है? तो इस शरीर के अंदर जिसकी जितना आवश्यकता होता है क्या करता है, रख लेता है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हुई है, जो हम लोग श्वसन किए हैं, तो उसमें पानी बना है कि नहीं बना है, बना है। और क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना है कि नहीं बना है, बना है। ऊर्जा बना है कि नहीं बना है, बना है। तो ऊर्जा का उपयोग तो हमारा शरीर कर लेगा, समझ में आया? बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को जिस तरह से जो ब्लड लाकर इसको दिया था कौन, हीमोग्लोबिनवा। हीमोग्लोबिनवा जैसे ब्लड देगा, कोशिका पकड़ कर रखिए ओकरा के, एक अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड ठूस रहा है, उससे ऑक्सीजन छीन के उसके अंदर क्या ठूसेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ठूस देगा, लेकर जो भाग। समझ में आया? जैसे कब कब देखिएगा आपके गांव देहात में कब कब आएगा ठेला वाला, ठीक है? तो ठेला वाला आता है कौन सामान वामान लेकर, जैसे 10 बोरा सीमेंट लेके आया, ठीक है? तो 10 बोरा सीमेंट लेकर आया क्या करने के लिए, हमारे घर में घर पर जैसे हम घर बनवा रहे हैं तो ठेला पर क्या आया, 10 बोरा सीमेंट लेकर आया। हमारे घर में कोई ऐसा सामान है जो उसी मार्केट में ले जाकर फिर दोबारा क्या करना है, फिरवाना है, तो कहाँ जाएगा, ठेला वाला के उसी मार्केट में जा रहेगा था। हाँ तो रुका लिया उस सामान वाला रहे हैं, उस सामान का लाकर क्या किया जाता है, लाद दिया जाता है और फिर लेकर जाता है, फेर देता है। एक एक ठेलवा से दोनों काम हो गया कि नहीं हो गया? हमारा सीमेंट वो लेकर चला आया, जब इधर से जाते के समय हमारा जैसे छड़ बालू गिट्टी उट्टी भर गया तो उसको भी लाद दिया, लेकर चल गया, वहाँ पे क्या कर दिया, फेर दिया। सेम यही काम किसका होता है, आरबीसी का। किसका, आरबीसी का। आरबीसी जब कोशिका को ऑक्सीजन देता है तो कोशिका उसको पकड़ कर रख चोटा को, और उसके बाद उसके अंदर क्या दे देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी टूटा है, समझ में आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर उसके अंदर क्या करता है, ठूस देता है, कहता है लेके जो अब। समझ में आया? तो वो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ है, बना है। तो पानी तो आपको बता दिया, अगर जरूरत होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो पेशाब के माध्यम से कहाँ निकल जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से बाहर निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी आरबीसी में क्या किया जाएगा, ठूस दिया जाएगा, और ठूस कर कहाँ भेज दिया जाएगा, फेफड़ा के पास। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट के पास। अरे पहले तो वो हार्ट के पास आएगा, और फिर हार्ट इसको कहाँ भेज देगा, फेफड़ा के पास। और फेफड़ा के पास जैसे ही कौन आएगा, आरबीसी। आरबीसी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसको दे देगा, फेफड़ा के एल्वियोली को। एल्वियोली उस फेफड़ा को कहाँ निकाल देगा, शरीर से बाहर निकाल देगा। और फिर वो क्या भर लेगा अपने अंदर, ऑक्सीजन, और लेकर चला जाएगा कहाँ करने के लिए, श्वसन करने के लिए कोशिका के पास। ये चक्र हमारे शरीर में निरंतर क्या होता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, ऊर्जा बनते रहता है, मिलते रहता है। समझ में आया? अब बताइए आदमी डेथ कैसे कर जाता है, मर कैसे जाता है? अब बताइए, आदमी का सांसें रुक गया, क्या रुक गया, सांस रुक गया। जब आदमी का सांस रुक जाएगा तो क्या ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन होगा, नहीं। तो जब परिवहन नहीं होगा तो क्या अंदर जाके ग्लूकोज टूटेगा? जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमको ऊर्जा मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम चल फिर पाएंगे नहीं, तो आदमी मर जाता है। समझ में आया? अगर ये साइकिल जो है, इस साइकिल को चलाने के लिए अगर इंजीनियर किसी चीज़ का उपयोग कर ले, मतलब डॉक्टर जितना भी हैं, अगर कोई ऐसा मशीन का आविष्कार कर दे जिससे एक जो साइकिल चल रहा है ये रुके ही नहीं। समझ में आया? जैसे ब्लड का फ्लो होना ना रुके, ब्लड फ्लो होगा तभी तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा, और जो श्वसन है वो ना रुके, तो क्या आदमी कभी मरेगा, अमर हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। इस बार अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि इतना ना आंतरिक लेवल पे जाके सब चीज़ होता है, इतना डीपली लेवल पे जाके होता है कि वैज्ञानिक सब वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उस सबको निपट जाता है, खुद निपट जाता है वो सब। समझ में आया? तो ये क्या होता है, बहुत आंतरिक लेवल पर होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे आंतरिक श्वसन। कौन सा श्वसन, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन दो प्रकार के, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। कोई दिक्कत? तो श्वसन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऊर्जा। अनुपस्थिति में टूट रहा है तो हम लोग का कौन सा एसिड, पार्विक एसिड। लेकिन कभी कभी अभाव हो जाता है। समझ में आया? एक हो जाता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब बिना ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब हम काम कर लेंगे। समझ में आया? जैसे आप लोग बताइए, आप लोग हलवा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हलवा। तो हलवा में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बोले, अगर हलवा बना रहे हैं तो अगर बताइए, एक होता है कि मतलब पानी नहीं रहेगा तो क्या काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। पानी चाहिए ही चाहिए, मतलब पानी का उपस्थिति क्या है, जरूरी है। समझ में आया? चीनी का उपस्थिति क्या है, जरूरी है। और सूजी का उपस्थिति जरूरी है। कढ़ाई का उपस्थिति जरूरी है। गैस का उपस्थिति जरूरी है। ठीक है? लेकिन एक बात बताइए, क्या 4 लोगों की उपस्थिति जरूरी है, 4 लोगों की नहीं। अरे आप अकेले भी तो हलवा बना सकते हैं। समझ में आया? बताइए क्या वहाँ पे 4 लोगों का उपस्थिति जरूरी है, नहीं। एक मतलब अगर 3 आदमी अनुपस्थित भी रहेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। तो अनुपस्थिति का मतलब होता है वो आदमी रहे चाहे न रहे, कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन एक होता है अभाव, जैसे क्या चीनी के अभाव में आप लोग हलवा बना पाइएगा, अब पानी के अभाव में नहीं। पानी के अभाव में अगर हलवा बनेगा तो टाइट हो जाएगा, पानी डालना होगा, इतना डाल दिए इतनी सूखी, ढलिया के एक जगह रह जाएगा। समझाया? इसको क्या कहा जाएगा, अभाव। क्या कहा जाएगा, अभाव। इसी को क्या कहा जाएगा, अभाव। कोई दिक्कत?
तो ऑक्सीजन के कमी यानी कि ऑक्सीजन के किस में, अभाव में, तो बताइए निरंतर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। तो अगर ग्लूकोज अनुपस्थिति में टूटेगा तो पारविक एसिड में, समझ में आया। अब वहीं ईस्ट वगैरह में ग्लूकोज टूटता है तो किसमें टूटेगा, एथेनॉल में। किसमें टूट जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल को ही हम लोग शराब कहते हैं, जिसको पी के आदमी खुद को प्रधानमंत्री समझने लगता है राष्ट्रपति का छोटका भाई समझने लगता है अपने आप को। देख समझ में आया। देखिए अगर दारू पीने वाला पियक्कड़ एक से एक होता है, वो अपने आप को दारू पीने के बाद से समझेगा हम ही प्रधानमंत्री हैं, आदेश एक से एक आदेश जारी करेगा जब दारू का नशा उतरेगा तो पता चलेगा जहाँ नाली में पड़ल है ये भगवान कीड़ा, ये छिया, भागो भागो समझ में आया। तो दारू पीने के बाद से आदमी अलग डिजाइन में चल जाता है, समझ में आया। उसका दिमाग उसके कब्जा में नहीं रहता है। दिमाग वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, एक होता है सेरिबेलम, समझ में आया। सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, सब इनएक्टिव हो जाता है। जब दारू पीजिएगा तो सब इन्हें का बढ़ाता है, सबका बैलेंस बिगड़ता है, समझ में आया। इसलिए आदमी खुद को प्रधानमंत्री समझने लगता है, समझ में आया। तो यहाँ देखिए जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया, तो श्वसन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज टूटेगा। अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटेगा तब तो हमको ऊर्जा मिलेगा एटीपी के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पानी मिलेगा। यही सब चीज मिलेगा, तीन चीज, या पानी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऊर्जा मिलेगा, तीन चीज मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, ऑक्सीजन हिले नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटेगा तो क्या बनेगा, ये ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में। तो ईस्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वो अपने आप को क्या करेगा, तोड़ के एथेनॉल बनाता है। एथेनॉल को हम लोग शराब कहते हैं, क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। तो शराब कैसे बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति, ये ईस्ट में होता है। किसमें, ईस्ट में। लेकिन एक होता है अभाव, क्या अभाव, माने ऑक्सीजन मिलना चाहिए 1 किलो, मिल रहा है 100 ग्राम, तो कैसे तोड़ेगा। तो उस समय हम लोग को पारविक एसिड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। जैसे कोई धावक है, क्या है, धावक है, अनाधून दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। जब दौड़ लगाएगा तो उसके शरीर के अंदर किसका क्या ऑक्सीजन बढ़िया मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जा पाएगा, नहीं, क्योंकि वो दौड़ रहा है तो फेफड़ा हाली हाली सांस लेता है, ताकि पूरा शरीर उसका क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मतलब ऊर्जा का ज्यादा जरूरत है, और ऊर्जा का ज्यादा जरूरत है मतलब उसके शरीर में जगह जगह विखंडन करना क्या है, जरूरी है। जगह जगह ग्लूकोज को तोड़ना क्या है, जरूरी है, ताकि ऊर्जा हाली हाली बने। जब हाली हाली ऊर्जा बनेगा तो उसके शरीर में हाली हाली ऊर्जा का क्या हो जाएगा, परिवहन होगा, तो ज्यादा देर तक दौड़ पाएगा। और जब ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा तो वही आदमी हाँफने लगता है, हाली हाली सांस लेता है, कि ऑक्सीजन का जो कमी है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए, और तुरंत क्या हो जाए, ग्लूकोज टूट का इंस्टेंट हमको क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। लेकिन क्या दौड़ने के दौरान बढ़िया से ऊर्जा जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन बढ़िया से होगा, नहीं। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो क्या टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा। तो वो ग्लूकोज किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में। किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में। और जब वो लैक्टिक एसिड में टूटता है तो वो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। वो लैक्टिक एसिड जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे ये वाला पैर का जो मांसपेशी है, समझ में आया, तो मांसपेशियां होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, ये वाला मांस हो गया, ये वाला मांस हो गया, समझ में आया। तो जो मांसपेशी होती है वो लैक्टिक एसिड जाकर उन मांसपेशियों में क्या होता है, जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है। और जम जाता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। देखिए कोई दौड़ के आता है तो कहता है बड़ा तेज पैर दुखा रहा है, उसको दबाओ, दबाता है तो लैक्टिक एसिड टकराना शुरू होता है, तो टकर के मलता है सब तेल से, तब क्या होता है, ठीक होता है। इसका मतलब हम लोग के मांसपेशियों में दर्द किसकी वजह से हो जाता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टिक एसिड की वजह से क्यों दर्द हो, क्यों लैक्टिक एसिड बनता कैसे है, जब ऑक्सीजन के अभाव में क्या टूटता है, ग्लूकोज, तो किसमें टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में। तो हम लोग को मांसपेशियों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। कोई दिक्कत है, तो ये हो गया मानव का क्या, श्वसन तंत्र। क्या हो गया, श्वसन तंत्र। कोई दिक्कत है। अब उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।